जी, तो ये टू मदर्स रिमेंबर्ड कि हमने ट्रांसलेशन और इसकी पोएटिक डिवाइसेस थीम कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। तो अब ज़रा हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये प्री रीडिंग क्वेश्चन पोस्ट रीडिंग सारे पढ़ते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस को देखते हैं ज़रा। हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू योर मदर बाई एक्नॉलेजिंग हर लव एंड केयर एंड सपोर्टिंग हर व्हेन शी नीड्स इट। ठीक है, अपनी माँ को एक्नॉलेज करना, एतराफ़ करना कि वो उसने हमारी कितना एहतियात और मोहब्बत की है, और फिर उसका सहारा बनना जब उसको ज़रूरत हो। Does the title of the poem reflect its theme? Yes, it highlights the two distinct individuals who share the same name and role. ठीक है, उसी माँ की बात हो रही है, टू मदर। तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स? ठीक है, बहन भाइयों की। इट इम्प्लाइज दैट द स्पीकर वैल्यूज नर्चरिंग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स विच कैन बी अप्लाइड टू द केयरिंग फॉर द सिबलिंग्स। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देख ले, अगर माँ एक बड़ी बड़ी अपने बेटे की या बेटी की परवरिश करती है, तो फिर अगर वही माँ बूढ़ी हो जाती है और बाकी बच्चे जवान हो जाते हैं, तो उस बड़ी बेटी या बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि छोटे बहन भाइयों की खिदमत करे। तो कैसे? शोइंग लव एंड एप्रिसिएशन, बीइंग सपोर्टिव एंड स्ट्रांग व्हेन नीडेड, वैल्यूइंग द बॉन्ड एंड द रिलेशनशिप। उसके बाद है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। हु influences a student more, parents or age mates? It can be inferred that the parents, specifically mothers, have a significant influence on the student's life, as the speaker reflects on the impact of their mother's love, care, and example. In general, both parents and age mates can have influential roles in a student's life, but in different ways. ठीक है, तो दोनों करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पोएम माँ की पढ़ी है, तो हमने उसी माँ को पहले लाया है। अब ये एक्सरसाइज के रीडिंग एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। हाउ आर द टू मदर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? द टू मदर्स आर डिफरेंट in that the first mother was Speaker's biological mother who nurtured and cared for them, while the second mother was the same person but with the changed personality and due to the mental decline. अब वही माँ जो बूढ़ी हो चुकी थी। What are the similarities between the both? The both mothers shared the same name and role, but both showed love and care for the speaker. चाहे माँ जब भी जैसी भी हो, चाहे वो बूढ़ी हो जाए जवान हो, उसे अपनी औलाद के साथ मोहब्बत रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, what did the first mother do to the speaker? The first mother gave birth to, nurtured and set example for the speaker. 4 देखें ज़रा। Who was the speaker's second mother? Describe her briefly. The second mother was the same person as the first, but with the changed personality due to the mental decline, becoming like a child who needed care and support. ठीक है, वही सेम माँ है। अब उम्र का तकाजा है, वो बूढ़ी हो गई है, तो उसने अब उनको अपनी दो माएँ बोल दिया है। What is the speaker's advice to her own children? The speaker advises her children to love and appreciate both their mothers just as she did, कि जैसे उसने अपनी माँ के साथ प्यार और मोहब्बत किया, उसके बच्चे भी वैसे करें। Who are three women referred in the poem? Briefly describe them. The first mother is the biological mother who nurtured and cared for the speaker. The second mother is the same person as the first but with the changed personality due to mental decline. Moreover, the speaker is the daughter who reflects on relationship with the both mothers. ठीक है, वही माँ है, फिर वही माँ बुढ़ापे में है, और फिर वही बेटी है। तो ये सिनोनिम्स देखते हैं ज़रा। डाइवर्स का क्या मतलब होता है? डाइवर्स का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट या वेरीड। नर्चर्ड का क्या मतलब होता है? नर्चर्ड का मतलब होता है परवरिश पाने वाला या पालना, रेज्ड, ब्रॉट अप। ठीक है। अब लॉन्च्ड का क्या मतलब होता है? लॉन्च्ड का मतलब होता है शुरू किया। ठीक है, स्टार्टेड, टॉस्ड। क्लाउड का क्या मतलब होता है? बादल होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या होगा? कमज़ोर पड़ना, या हाँ, दिमाग का कमज़ोर पड़ना या डिस्टर्ब होना। एट आर्म्स लेंथ, थोड़े से फासले पर, दूर से ही, थोड़े से फासले पर, एट अ डिस्टेंस। ठीक है।
आगे देखते हैं। हाँ, ये आप आगे जाना चाहें तो वीडियो को आगे कर दें, लेकिन ये आर्टिकल इन्होंने बहुत ही प्यारा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इज नॉट जस्ट अ मैटर फॉर द गुड मैनर्स, कि बड़ों की इज्जत कदर करना सिर्फ अच्छे अखलाकियात की अलामत नहीं है। इट इज़ आल्सो अ मॉरल ऑब्लिगेशन, बल्कि ये एक अखलाकी फरीज़ा भी है। एल्डर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी थ्रू आउट देयर लाइव्स, बड़ों ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे मुआशरे में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, वक्फ किया है लाइव्स, एंड डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन देयर ओल्ड एज, और इसी की बुनियाद पर वो इस चीज़ के मुस्तहक हैं कि उनको इज़्ज़त व वक़ार के साथ रखा जाए उनके बुढ़ापे में। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स आल्सो सेट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर यंगर जनरेशन, ठीक है। और जब आप अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं तो ये आने वाली नस्लों के लिए भी एक सबक होता है। टीचिंग देम द वैल्यू ऑफ एम्पथी, कंपैशन एंड काइंडनेस, और आने वाली नस्लों को आप ये सबक देते हैं कि किस तरह वो दूसरे की जगह ख़ुद को रखें, कंपैशन जज्बा और काइंडनेस रहमदिली से पेश आएँ। अब ये आगे देखें, जापान की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च conducted by the World Health Organization, Japan has one of the longest life expectancies globally, with many elders living beyond the 100 years. अब देखें, जापान वाहिद मुल्क है जिसमें 100 साल से ऊपर के लोग मौजूद हैं। अब रीज़न चेक करें ज़रा। वन रीज़न फॉर दिस इज़ द रेस्पेक्ट दे रिसीव फ्रॉम द यंगर जनरेशन, कि जब वो लोग इतना ज़्यादा अपने बच्चों से रेस्पेक्ट ले रहे हों तो उनको एक जीने का मकसद समझ आता है, कोई उनको टेंशन नहीं होती। एल्डर्स इन जापान आर रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब होता है रेस्पेक्टेड, एंड आर ऑफन कंसल्टेड फॉर द एडवाइस एंड गाइडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। वही बुजुर्ग अपने बच्चों को, आज भी बच्चे उनसे मशवरा लेते हैं और ज़िंदगी के हर एरिया में उन्हें कोई भी काम करना हो। द कल्चरल traditions and customs are also preserved and celebrated, fostering a sense of belonging and community। और जब एक 100 साल के बुज़ुर्ग उनके मौजूद हैं तो उनका कल्चर भी उसी तरह प्रिजर्व रहता है, वो बताते हैं कि ये कल्चर इस तरह से है। दिस इज़ द टेस्टामेंट, आजमाइश, ठीक है, टेस्टामेंट का मतलब होता है आजमाइश। दिस इज़ द टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ रेस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट इट कैन हैव ऑन द वेल बीइंग, ठीक है। तो ये आजमाइश है कि बच्चे किस तरह से अगर उनसे पॉजिटिव मुस्बत बिहेवियर रखें तो किस तरह से उनकी वेल बीइंग का ख्याल रखा जाता है। दिस कैन बेनिफिट सोसाइटी बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल फॉर द इंटर जनरेशन नॉलेज ट्रांसफ़र, ठीक है। और ये इस तरह से बेनिफिट हो सकती है सोसाइटी की, नॉलेज इंक्रीज़ किया जाए और इंटर जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल के दरमियान जो गैप है, नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाए, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी को यकजा किया जाए। उसके बाद देखें ज़रा, ये क्वेश्चन आ रहा था, ये मैंने लिख दिए हैं। काजेज़ ऑफ जनरेशन गैप, काजेज़ ऑफ जनरेशन गैप कौन से हैं ये देखें ज़रा। डिफरेंसेस इन द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, वेरिएशन इन द कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ठीक है, बात करने का बुज़ुर्गों का तरीका अलग, नौजवानों का अलग। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बुज़ुर्ग टेक्नोलॉजी के साथ उतना नहीं हैं जितना हम हैं। कल्चरल एंड सोशल चेंजेस, कल्चर भी चेंज हो गए हैं, पहले क्या होता था आजकल क्या। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, ठीक है, डिस्पैरिटी कहते हैं इनइक्वालिटी को, ठीक है, आजकल कोई गरीब कोई अमीर ये फ़र्क है। एजुकेशनल डिफरेंसेस, पहले एजुकेशन कुछ और थी, आजकल की एजुकेशन कुछ और है। लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं ज़रूरी नहीं है बुज़ुर्गों के भी वही हों। म्यूज़िक एंड आर्ट प्रेफरेंसेस, माजी के लोग कौन से गाने सुनते थे और आजकल के बच्चे कौन से सुनते हैं, ठीक है। आप इंडिया के गानों को देख लें, पहले गाने को सुने, आजकल के गाने क्या हैं। आजकल मुन्नी बदनाम हुई है, शीला जवान हुई है, रज़िया गुंडू में फंस गई है, दिल बदतमीज़ हो गया है, ठीक है। तो ये देखें ना, इस तरह से प्रेफरेंसेस हैं। फैमिली डायनेमिक्स एंड द अपब्रिंगिंग, ठीक है, किस तरह से ख़ानदान को संभाला जाता है। चेंजिंग सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, किस तरह से। अच्छा, ये जनरेशन, ट्रेडिशनल जनरेशन्स कौन कौन सी हैं, ये जनरेशन्स है और इनके टाइम पीरियड भी लिखे हुए हैं। इनको ट्रेडिशनलिस्ट कहते हैं 1922 से 1945 तक। बेबी बूमर्स किसको कहते हैं, 46 से 64 तक। जनरेशन एक्स कौन सी है, 65 से 1980 तक। और इसी तरह मिलीनियल्स हैं 1981 से 96 तक। और जी जनरेशन है 97 से 2012 तक। और अब जो पैदा हो रहे हैं वो जनरेशन अल्फ़ा है।
अब ये ज़रा देखते हैं कोहेसिव सेंटेंसेस। कोहेसिव का क्या मतलब होता है? कनेक्टेड सेंटेंसेस, स्पीच का, टेक्स्ट का, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ मिला हुआ होना और उसको माइंड एक्सेप्ट करे, इसे कहते हैं कोहेसिव सेंटेंसेस। अब ये ज़रा देखते हैं, cohesive sentences are those that have at least one subject and verb। ठीक है, कौन से होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो कम अज़ कम एक, एंड दे शुड मेक कंप्लीट सेंस, और वो कंप्लीट सेंस बनाए बाय देमसेल्फ। सेवरल सेंटेंसेस टुगेदर मेक अ पैराग्राफ, और कई सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। फॉर द पैराग्राफ टू बी कोहिसिव, और कैसे उसको कनेक्टेड बनाया जा सकता है कि अच्छा पैराग्राफ कैसे होता है? यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द सेंटेंसेस आर इंडिविजुअली कोहिसिव। जब एक एक सेंटेंस सही मीनिंग दे रहा होगा तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक अच्छा मीनिंग, और पैराग्राफ एक अच्छा होगा, कोहिसिव होगा, कनेक्टेड होगा। एंड दैट दे फॉलो ईच अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, और वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो। अब एग्जांपल देखें ज़रा। टेक्नोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ। ठीक है, दिस इज़ अ कोहिसिव सेंटेंस बिकॉज इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ठीक है, क्या है इसमें? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है। इट आल्सो मेक्स अ सेंस बाय इटसेल्फ। अब आगे वाले एग्जांपल देखें ज़रा। Technology is an important part of modern life. There have been several new innovations in technology over the years. People should plant more trees and reduce the pollution। अब देखें, ऊपर वाले दो सेंटेंस समझ आता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में, इधर आके वो लोगों के बारे में बात करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जो ग्रीन मैंने किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये सेंटेंस को देखें, इसने कोई और कर दिया है। इसका मतलब है ये कोहिजन नहीं है, अब इसको माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखें, दिस इज नॉट अ कोहिसिव पैराग्राफ बिकॉज द थर्ड सेंटेंस हैज नो लॉजिकल कनेक्शन विद द फर्स्ट टू। ठीक है, इसको कहते हैं कोहिजन। लेट्स रिप्लेस द सेंटेंस टू मेक द पैराग्राफ कोहिजन। टेक्नोलॉजी इज, अब उसी दो पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, एक सेंटेंस जिसको मैंने ग्रीन किया हुआ है, ये तो उससे रिलेटेड नहीं था, अब उसी को इसने क्या कर दिया है? कोहिसिव बना दिया है। टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। देयर हैव बीन सेवरल न्यू डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी ओवर द years। These developments have made life easier and more comfortable। अब देखें, these developments, अब पता चलता है अब कि उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है? ये हमारे पास कोहिसिव पैराग्राफ है। अब देखें, प्रैक्टिस यूजिंग कोहिसिव डिवाइसेस कंजंक्शंस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई कुड नॉट गो आउट लास्ट नाइट बिकॉज आई वॉज टू बिजी। आई कुड नॉट गो विद माई फ्रेंड सो he went without me। My friend went to the cinema to see a film, but the film wasn't very good. The cinema was full of the people and they were all smoking। I like people, but I don't like smoke। ठीक है, अब इसको देखें, आई लाइक पीपल बट आई लाइक स्मोक। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे स्मोकिंग आना चाहिए था, और ये जो आर है, मेरा नहीं ख्याल कि आर यहाँ पे यूज़ हो सकता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल, द लिटिल बॉय वॉक टू द स्टोर, हिज डॉग्स वॉकड along with him। when the little boy walked to the store, his dog walked along with him। अब उसने एग्जांपल दी हुई है, पहले दो क्लासेस हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फुल स्टॉप है, उसी को एक करके लिख दिया है। ठीक है, उसने क्या ऐड कर दिया है इसके साथ उसने सिर्फ व्हेन ऐड कर दिया है। अब इसी तरह हम भी कर सकते हैं। अली इज़ एन ओनली चाइल्ड एंड ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम कह सकते हैं अली इज़ एन ओनली चाइल्ड एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी बिल्कुल उसी तरह पूरा सेंटेंस लिख दें, आपने कंजंक्शन मिला देना है और वो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव टू ब्रिंग योर एग्जामिनेशन कार्ड बिकॉज यू कैन नॉट जॉइन द एग्ज़ाम विदाउट द एग्जामिनेशन कार्ड। ठीक है, अब इसमें हमने बिकॉज लगा दिया, फुल स्टॉप ख़त्म कर देना है, कंजंक्शन लगा देना है। ठीक है, शी वेंट टू वर्क although शी डिडंट वांट टू गो। ठीक है, अब इस पे हमने दोबारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया है। ठीक है, although लगा देना है, फुल स्टॉप ख़त्म कर देना है वर्क के बाद। माई कैट वॉज हंग्री एज
It had not eaten since breakfast that day. ठीक है. A book can be a lot of fun as well as a book can be boring. ठीक है, तो ये हो गया. अब ये देखें, ये इसने सेंटेंसेस दिए हुए. मेक लेस नंबर ऑफ सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग एज मैनी एज सेंटेंसेस एज यू कैन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग अबव द एग्जांपल टू गाइड यू. The Garuda team was 3 games down. The Garuda team had to win the next 4 games to move to the next round. Fans of Garuda were worried. अब देखें, ये मैंने 3 सेंटेंस पढ़े. इसी तरह इस सारे को पढ़ेंगे तो इसको मैंने क्या कर दिया है, इसे मैंने 4 सेंटेंसेस में लिख दिया है. 11 सेंटेंसेस को मैंने क्या कर दिया है, 4 सेंटेंसेस में. The Garuda team was 3 games down and had to win the next 4 games to move to the next round. Fans of Garuda were worried as the Garuda had not won any championship for the 4 years and no team had ever come back in the playoffs from a 3 game deficit. The fans of Garuda watched anxiously as the fourth game against the Bear began. While the fans of the Bear watched confidently, knowing that they had good chance to win the match, nobody believed that the Garuda would win that year, but the Garuda won the मैच दैट ईयर. ठीक है, अब वही चीज़ है, ऊपर आप पढ़ेंगे उसी को मैंने 4 सेंटेंसेस में. आप मज़ीद कम भी कर सकते हैं, आप 6 सेंटेंसेस 4 में भी कर सकते हैं. उसने शर्त ये दी है कि एज मच एज यू कैन. अब देखें ज़रा आर्गुमेंटेटिव राइटिंग क्या होती है. ठीक है, ये मैं इसलिए सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, समटाइम्स फिर ऑडियंस के व्यूअर्स के कमेंट आ जाते हैं कि ये बता दें. जो इसमें इंटरेस्टेड ना हो वो वीडियो को आगे कर दे. एक सीक्वेंस में मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ. एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज पीस ऑफ राइटिंग. आर्ग्यूमेंट, पहली बात तो ये है कि कहते हैं किसको, आर्ग्यूमेंट कहते हैं दलील को. ठीक है, दलील की बुनियाद पे, अक्ल और मंतक की बुनियाद पे कोई बात करना. एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट uses factual evidence, logical support to convince the reader of a certain way of thinking. ठीक है, ऐसा ना हो कि that must not look like that the information has been produced by your own stomach. That must have a logical support. ठीक है, वो एक उसमें फैक्ट होता है. Although many types of essay aim at persuading the reader to believe a specific point of view, argumentative essay rely heavily on the hard evidence. यहाँ पे ये ऐसा ऐसे होता है कि आपने खुद कन्विंस करना होता है दलाइल के ज़रिए. Draw on the other studies and the sources to prove their argument is best. कि आपने प्रूव करना होता है कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो बेस्ट है. अब देखें, देयर आर कॉमनली 4 स्टेप्स इन द आर्गुमेंटेटिव पीस ऑफ राइटिंग. पहले होता क्या है, मेक अ क्लेम. क्लेम बनाना होता है. फॉर एग्जांपल मैं क्लेम बना देता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान तालीम से ज़्यादा सीखता है या घर से ज़्यादा सीखता है. अब ये मैंने क्लेम बना दिया, अब इसको मैं प्रूव करूँगा. ठीक है, आगे. लेकिन जनरली होता ये है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपने एक साइड लेनी होती है. ये नहीं कहना होता कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. ठीक है. प्रोवाइड द ग्राउंड एविडेंस फॉर द क्लेम. वही जो क्लेम आपने किया है, अब उसके आपने प्रोवाइड करने हैं, क्लेम देने हैं. अब मैंने कहा है कि क्या फैमिली या एजुकेशन का मैंने कहा है, तो मैं इधर बताऊंगा कि कौन कौन से रिसर्चेस क्या क्या कहती हैं. एक्सप्लेन द वारंट हाउ ग्राउंड सपोर्ट द क्लेम. ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे आप उस क्लेम को, जब रिसर्च वगैरह जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हैं. डिस्कस पॉसिबल रिबटल्स टू द क्लेम, आइडेंटिफाइंग द लिमिट्स ऑफ आर्गुमेंट एंड शोइंग दैट यू हैव कंसिडर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स. अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक तो लिमिट्स बताएंगे और आर्गुमेंट्स के साथ ये शो करेंगे कि अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव इसके ये हैं. अब ये देखें आगे ज़रा, आर्गुमेंटेटिव एसे की आउटलाइन है. ठीक है, इंट्रोडक्शन है, क्लेम है पैराग्राफ का. स्टार्ट विद द हुक और अटेंशन गेटिंग सेंटेंसेस. ये हुक किसको कहते हैं, हुक का मैंने इधर लिखा हुआ है कैची सेंटेंसेस को कहते हैं. सबसे पहले ऐसा सेंटेंस लिखना कि आपका रीडर इतना अट्रैक्ट हो कि उसका दिल करे कि मैं पढूं. ब्रीफली समराइज द टेक्स्ट. ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रीफली बताना होता है कि आप क्या क्या दलाइल देंगे. स्टेट यूर क्लेम, उसके बाद जो आपका दावा है वो बताएं. मेक श्योर दैट यू आर रीस्टेटिंग द प्रॉम्प्ट. ठीक है, कि दोबारा आप वही बात कर रहे हैं, ये ना हो कि उसमें कुछ और कर दें. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं. बॉडी पैराग्राफ में देखें, एविडेंस सपोर्ट वारंट.
इसमें आपने कैसे फॉलो करना है, पहले आप एविडेंस देंगे उसकी सपोर्ट के लिए वारंट। अब देखें, इंक्लूड अ टॉपिक सेंटेंस दैट रीस्टेट्स योर क्लेम एंड योर रीज़न। अब देखें, उसी में आप ऐसी चीज़ बताएंगे जो क्लेम को रीज़न मन तक दे रही हो। फॉर एग्जांपल, वीडियो गेम्स आर हार्मफुल बिकॉज, अब मैंने आगे रीज़न लिखी हुई है एडिक्शन, इससे इंसान को एडिक्शन हो जाती है, वायलेंस एंड एग्रेशन आती है, सोशल आइसोलेशन का शिकार होता है, हेल्थ रिस्क है, टाइम मैनेजमेंट है। इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, वीडियो गेम्स आर हार्मफुल। अब मैं इसी के दलाइल आगे देता जाऊंगा तो वो पता चल जाएगा कि ये किस तरह से मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ। इंक्लूड टेक्स्ट एविडेंस दैट सपोर्ट योर रीज़न। अब मैं इस तरह के सबूत दूंगा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी दलील के मुताबिक होंगे। ऐसा ना हो कि मैं जिसके खिलाफ बात कर रहा हूँ उस चीज़ के दलाइल दे दूँ। अब एग्जांपल देखें, द ऑथर शोज दैट द वीडियो गेम्स आर हार्मफुल बिकॉज इन पैराग्राफ 2 इट स्टेट्स। ठीक है, अब उसी पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे कि होने के बावजूद आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट वीडियो गेम्स आर गुड और बैड। ठीक है, जो भी आपकी ओपिनियन हो। इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन वारंट दैट शोज हाउ योर टेक्स्ट एविडेंस प्रूव्ड योर क्लेम। आप उसी दावे को क्लेम करते हैं। उसके बाद एग्जांपल देखें, द ऑथर यूजेस दिस एविडेंस टू यूज शो हाउ दैट। अब वो जिस तरह से उसने यूज़ किया होगा ऑथर ने, वो ये आपने भी लिख देना है। अब देखें, इंक्लूड अ टॉपिक सेंटेंस दैट रीड। अब ये बॉडी पैराग्राफ है, अभी एक चीज़, एक दलील लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे, तीसरी लिखेंगे, तो हर एक का सबूत देना है। ऐसे ना लगे कि एक से दूसरे पैराग्राफ में बस आपने खुद से मालूमात बनाई हुई है। सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर आप एक एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो एक पैराग्राफ में एडिक्शन की बात करेंगे, वायलेंस और एग्रेशन की कर रहे हैं तो एक पैराग्राफ में वायलेंस और एग्रेशन की करेंगे, सोशल आइसोलेशन, मतलब इन सब को मिक्स नहीं करना। एक पैराग्राफ में एक दलील देनी है और उसी की वजह बतानी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, वन पैराग्राफ, रीस्टेट योर क्लेम, समराइज योर रीजनिंग। जैसे अदालत क्या कहती है कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए दिस 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 एंड दैट, तो आपने भी क्या कहना है, इन कंक्लूजन द टेक्स्ट शोज दैट द वीडियो गेम्स आर हार्मफुल बाय पॉइंटिंग आउट दैट। आप वही बता देंगे जो ऊपर आपने बताया होगा कि इससे एडिक्शन होती है, वायलेंस और एग्रेशन होती है, सोशल आइसोलेशन होती है, दिस एंड दैट। इस तरह से जाके आपका एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपके हक में एक बहुत अच्छा बन जाएगा। अब देखें, यूज दिस आउटलाइन एज रोड मैप, रिटन एन आर्गुमेंटेटिव essay on the topic, कैन वीडियो बी यूज फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज। ठीक है, कैन बी, तो इस पे ऐसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लें ज़रा, आउटलाइन देखें। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हुक सेंटेंस क्या होगा, वीडियो गेम्स एजुकेशनल पोटेंशियल। अब थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देंगे, स्टिग्मा सराउंडिंग वीडियो गेम्स, और फिर थीसिस। थीसिस क्या होता है, जो आपकी लाइन, जैसे मैं कहता हूँ बायोलॉजी, बायोलॉजी की जो हम डेफिनीशन पढ़ते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या क्या बात होगी। इसी तरह थीसिस जो होता है आपका, थीसिस स्टेटमेंट, उससे आपके पूरे एस्से में पता चलता है कि आप क्या बात करेंगे। उसके बाद देखिए आर्ग्यूमेंट वन, इसका मतलब क्या होगा, आपका पैराग्राफ वन क्या होगा, इंगेजिंग एंड एक्सेसिबल लर्निंग। ठीक है, अब देखें एग्जांपल देंगे आप माइनक्राफ्ट की, सिम सिटी की, सिविलाइजेशन की। ठीक है, इनको आप गूगल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आउटलाइन बना दी है। उसके बाद आप बेनिफिट्स बताएंगे, इंक्रीज्ड इंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आर्ग्यूमेंट टू देखें, डेवलपिंग एसेंशियल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोलेबोरेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मल्टीप्लेयर गेम्स है, टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है एंड अडेप्टेबिलिटी है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट थ्री देखें ज़रा, सेफ स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन है, रिस्क फ्री लर्निंग है उसमें एनवायरनमेंट की, बिल्डिंग रिजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस है। आर्ग्यूमेंट फोर देखें, इंटरैक्टिव लर्निंग एंड रिटेंशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड डिस्कवरी है, डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन है कि किस तरह से एक डीप लेवल पे आप उसे समझ सकते हैं। कंक्लूजन देखें, रीस्टेट थीसिस। आप कंक्लूजन में यही कहते हैं कि जो मेरा क्लेम था, रीस्टेट थीसिस, मतलब उसी चीज़ को दोबारा आपने अपने अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में, मजबूत अल्फाज में लिखना है। कॉल टू एक्शन, हार्नेसिंग वीडियो गेम्स एजुकेशनल पोटेंशियल। फिर आप बताएंगे कि एजुकेशनल पोटेंशियल में वीडियो गेम्स अच्छी हैं या बुरी हैं। तो ये सारा ऐसे मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये 2-2 सेकंड इसको पॉज कर रहा हूँ, जिसने लिखना हो देखना हो देख सकता है।
ठीक है, तो ये ऐसे है आपका, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। आगे एक्सरसाइज करते हैं हम। काज एंड इफेक्ट। ठीक है, काज एंड इफेक्ट क्या होता है, हमेशा ज़िंदगी में एक बात याद रखें कि सबसे पहले कोई वजह होती है, उसके बाद उसका नतीजा निकलता है। Cause and effect. It is often considered human nature to ask why and how. हाँ, ये इंसान की नेचर है, वो पूछता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। A cause is something that produces an event or condition. मैंने आपको पहले बताया कोई भी एक वजह होती है, जैसे कहते हैं कि दुनिया की वजह क्या है, बिग बैंग थ्योरी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो क्या था, काज था। इफेक्ट क्या हुआ, दुनिया बन गई। ठीक है, एन इफेक्ट इज व्हाट रिजल्ट्स फ्रॉम द इवेंट और कंडीशन। और इफेक्ट क्या होता है, जो उस चीज़ के बाद वजूद में आता है। द पर्पज ऑफ काज एंड इफेक्ट एसेस टू डिटरमिन हाउ वेरियस फिनोमिनन रिलेट्स इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिन्स एंड रिजल्ट्स। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि कैसे कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया क्या थी और आज क्या है। सम टाइम द कनेक्शन बिटवीन द काज एंड इफेक्ट इज क्लियर। ऐसा होता है कि कभी तो क्लियर होता है, बट ऑफन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज वेरी डिफिकल्ट। समटाइम डिफिकल्ट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग इफेक्ट्स इफेक्ट ऑफ अ कोल्ड मे बी इजीली आइडेंटिफाइएबल। ठीक है, अब देखें जो रिजल्ट है, इफेक्ट्स है, पता चल जाता है कि बंदे को फ्लू है, लेकिन सॉर थ्रोट है, रनी नोज है एंड कफ है। ठीक है, तो ये तो पता चल जाता है कि बंदे को ये बीमारी है, बट डिटरमाइनिंग द काज फॉर द सिकनेस कैन बी फार मोर डिफिकल्ट। लेकिन कभी कभी इनकी वजह का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि खांसी है तो क्यों है, ज़ुकाम है तो क्यों है। Therefore, cause and effect discussions are often complicated and frequently led to the debates and arguments. अब देखें इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द काजेज एंड इफेक्ट इन द फॉलोइंग थीसिस स्टेटमेंट, लिस्ट अ काज एंड इफेक्ट फॉर द ईच इन योर ओन शीट ऑफ पेपर। आपने ओन शीट ऑफ पेपर पे करना है इसको, ये मैंने भी किया हुआ है इधर, काज एंड इफेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट के मैंने नंबर दिए हुए हैं। द ग्रोइंग चाइल्ड ओबेसिटी एपिडेमिक इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके काजेज क्या है, इंक्रीज स्क्रीन टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ किया जाता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक कोई दूर जैसे कोई बंदा रहता हो, सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं जो नॉर्मल ना हो। डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, जो सारा दिन लैपटॉप वगैरह पे बैठे हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते ही नहीं है। एक्सपोजर टू द अनहेल्थी फूड्स एड्स, और एक तो वर्जिश वगैरह नहीं रही और उसके बाद फूड भी हमारे अनहेल्दी हो गए। पुअर डाइट हैबिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स देखें ज़रा। इफ़ेक्ट्स इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, इसी तरह हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, इसी तरह लो सेल्फ इस्टीम। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स हैं उसके। फिर लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है। डिक्रीज्ड मोबिलिटी, मोबिलिटी होती है आज़ादी को कहते हैं। रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जाहिर सी बात है इससे आपकी लाइफ भी कम हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, दिल सही तरीके से पंप करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में ठीक चलती रहती है। नंबर टू देखें, मच ऑफ वाइल्ड लाइफ इज डइंग बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल। अब देखें इसके काजेज़ क्या है। ऑयल स्पिल, टॉक्सिक ऑयल एक्सपोजर है, कि कितना तेल की वजह से लोग, ऑयल स्पिल का मतलब है ये जो गाड़ियों से धुआं वगैरह, जितना भी गाड़ियाँ चलती हैं जिनमें ऑयल वगैरह यूज़ होता है, वो सारा उसमें ऑयल स्पिल में आता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और उससे कितने मस्कन बर्बाद हो रहे हैं धुएं वगैरह से, गाड़ियों से। सफोकेशन है, घुटन हो जाती है आबो हवा में। वाटर पोल्यूशन है, फिर उसी से वाटर पोल्यूशन हो जाती है। डिसरप्शन ऑफ द फूड चेन्स है, जाहिर सी बात है फिर जब ये सारे मामलात आ जाते हैं तो फूड चेन में भी डिसरप्शन आ जाती है। डेथ ऑफ मेरीन लाइफ है, उससे फिर समंदरी आबो हयात को फ़र्क पड़ता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में इंसान बीमार, जानवरों के मसाइल, जानवर बाहर आ जाते हैं, जानवर इंसानों से लड़ने लगते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज, तो जाहिर सी बात है तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल को डैमेज करती हैं। इम्पेक्ट ऑन ह्यूमन लेवलीहुड, इंसान की ज़िंदगी पे असर है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके बाद आपकी बायोडाइवर्सिटी में नबातात कम होती जाएंगी। थ्री को देखें ज़रा। द टाउन कंटिन्यूड प्रोग्राम दैट इट कुड नो लॉन्गर अफोर्ड सो इट वेंट बैंकरप्ट। ठीक है, अब देखें कोई एक गांव है, इट कुड नॉट
लॉन्गर अफोर्ड, ये अफोर्ड नहीं कर सका और ये बैंकरप्ट हो गया, तो क्या होगा, उसमें काज क्या थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काज हो सकता है, उसकी ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, फजूल खर्ची की गई हो, लैक ऑफ बजट प्लानिंग हो, उनके पास पैसे ही ना हो, काम शुरू कर दिया हो, इनसफिशिएंट रेवेन्यू, या ऐसा हो सकता है कि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हों, अनसस्टेनेबल प्रोग्राम, या फिर प्रोग्राम ही ऐसा हो कि जो सस्टेन ना कर सका हो। अब इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, कट्स इन एसेंशियल सर्विसेज, और फिर बाज़ औक़ात जब आप ऐसे काम कर देते हैं तो आपके पास ज़रूरतों के लिए भी पैसा नहीं बचता, इंक्रीज डेट, कर्ज़ों में भी फिर इजाफा हो जाता है आपके, लॉस ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, तो आवाम भी आप पे एतबार नहीं करती, रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर द रेजिडेंट, और उसके बाद रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर नहीं रहती। अब फोर को देखें, मोर यंग पीपल बिकम पोलिटिकली एक्टिव एज यूज ऑफ इंटरनेट स्प्रेड थ्रू आउट द सोसाइटी। मोस्ट पीपल बिकम पोलिटिकली एक्टिव, कि कैसे आजकल के लोग पोलिटिकली एक्टिव हो गए हैं एज यूज ऑफ इंटरनेट स्प्रेड। ठीक है, अब देखते हैं इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है पहले जैसे होता था, पता ही नहीं होता था कि ऐवान में क्या हो रहा है, आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया है, इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, इसलिए तो यूथ आजकल अवेयर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, आप सब यहाँ पे आपके पास क्लिप्स आ जाते हैं। ऑनलाइन एक्टिविज़्म टूल्स हैं, ऑनलाइन एक्टिवेट रहते हैं आप, ये सारे टूल्स हैं। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द सोशल इश्यूज़, आजकल देखें पहले दौर में ऐसा नहीं होता था कि किसी के साथ ज़्यादती होती थी, तो आजकल सोशल मीडिया पे वही केस आपके सामने आ जाते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी है, पूरी दुनिया के साथ आप सोशल मीडिया की वजह से कनेक्शन में हैं। इफ़ेक्ट्स देखें ज़रा, इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट, अब इसके बाद क्या हुआ है कि वोटर को भी पता होता है कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिए हैं वो उसके कितना, उसकी मिकदार बढ़ी है, पिछले इलेक्शन में कितना थे अब कितना है। मोर डाइवर्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसी तरह क्या होता है, डाइवर्स मतलब मुख्तलिफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं एक उम्मीदवार अगर आपका काम नहीं कर रहा तो अगले साल आप उसको वोट नहीं देते। एम्पलीफाइड वॉइसेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा था उन्होंने भी अपनी आवाज़ें रेज़ की, और वो कि गए हमें एक साइड पे रखा जा रहा है। न्यू फॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल इंगेजमेंट है, ठीक है, कि नई पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स अपनाई जाएँ ताकि उन लोगों को भी लाया जाए। शिफ्ट इन पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स, और फिर क्या हो सकता है, एक नुमाइंदा आपका काम नहीं कर रहा तो अगले दिन, अगले साल, अगले इलेक्शन में आप दूसरे को जितवा देते हैं। 5 को देखें, while many experts believed that the rise in the violence was due to the poor economy, it was really due to the summer long heat wave। अब काजेज़ देखें इसके, एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस है, इंक्रीज इरिटेबिलिटी है, और हायर अग्रेशन लेवल है, सोशल टेंशन राइज है, इमोशनल ओवरलोड है। इफ़ेक्ट्स देखें ज़रा, इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स है, इससे क्राइम भी बढ़ जाते हैं। मोर फ्रिक्वेंट कन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में लड़ पड़ते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ तो वैसे ही कमज़ोर हो रही होती है। हायर रेट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है। हाँ, तो ये पाकिस्तानी बल्कि साउथ एशियन लोगों का ये सबसे बड़ा मसला है कि दुनिया का गुस्सा आके बीवी पे निकालना है, किसी से भी मसला है, बस बीवी बैठी है उस पर गुस्सा निकालना है। स्ट्रेंड कम्युनिटी रिलेशन, तो आपके कम्युनिटी में रिलेशन भी महदूद हो जाते हैं। ओवरवेल्म्ड लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट रिसोर्सेज, और उसके बाद क्या है, आपके रिसोर्सेज भी इन्फोर्समेंट के वो हो जाते हैं। आगे देखते हैं ज़रा, ये फैक्ट वर्सेस ओपिनियन है। फैक्ट वर्सेस, ये जब मैंने पढ़ा है तो मुझे तो सारे बिलीव ही फैक्ट ही लग रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे थोड़ा सा वो लगी कि ये देखें, द फैक्ट्स फैक्ट इज, हाँ बल्कि वो आगे है एग्जांपल, इसको ज़रा देखते हैं। फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, अ फैक्ट इज़ अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग सम दैट इज़ ट्रू और रियल। फैक्ट वो होता है जो किसी हकीकत के बारे में बता रहा हो। इन कंट्रास्ट, ओपिनियन एज अ पर्सन बिलीव और थॉट प्रोसेस, और ओपिनियन वो होती है जो एक बंदे का अपना थॉट होता है, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी अपनी राय होती है। अब देखिए ये पैलियोडाइट में ये बता रहा है कि गिवन द बिलो आइडेंटिफाई द फैक्ट एंड ओपिनियन।
तो मुझे तो ये सारा फैक्ट ही लग रहा था क्योंकि डाइट पे है, लेकिन एक ये द पैलियो डाइट फर्स्ट गेन द पॉपुलैरिटी अप्रॉक्सीमेटली 10 years। अब देखें ये भी फैक्ट है आफ्टर द रिसर्च, ये आगे तक भी रिसर्च है ह्यूमन डाइट तक, ऑप्टिमल ह्यूमन डाइट तक। द डाइट मेनली सेंटर्स ऑन अज्यूमिंग मीट एंड फिश, ये भी फैक्ट है। अब ये जो येलो मैंने हाईलाइट किया हुआ हेल्थ एक्सपर्ट्स कंसीडर, अब देखिए वो कंसीडर का वर्ड आया हुआ है, तो ये लगता है कि किसी हद तक ये क्या हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है। एंड इट इज़ ऑफन रेफर्ड, अब देखिए ऑफन आया हुआ है अक्सर, ठीक है, ये भी है तो क्लेम के करीब ही, लेकिन ऑफन आया हुआ है, कोई क्लेम नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी हो सकती है। लेकिन बाकी सारे जितने लिखे हुए हैं स्टोन एज ये वो डेट्स बैक, तो ये सारे फैक्ट हैं। ओके उसके बाद है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले क्या होता है? वन एक्ट प्ले इज अ प्ले दैट हैज ओनली वन एक्ट, जिसमें सिर्फ वन ही प्ले हो, एज अपोज टू द प्लेज दैट अकर एवर सेवरल एक्ट। बाकी प्ले होते हैं जिसमें कई एक्ट होते हैं। रनिंग टाइम बिटवीन, इसका 15 मिनट से 1 घंटा टाइम हो सकता है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वीडियो बहुत लेंथी होने लगी है। एंड सिंगल इवेंट और प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंगल ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ऐसा नहीं होता कि उसमें हज़ारों मसाइल हो। अब देखें सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन एक्ट प्ले इंक्लूड, लेंथ क्या होती है, 15 मिनट से 1 घंटा होती है। फोकस किस पे होता है, सिंगल इवेंट पे फोकस होता है। एक्शन क्या होता है, फेयरली क्विकली होता है, जाहिर सी बात है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। कैरेक्टर क्या होते हैं, इसमें चंद ही कैरेक्टर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोज नेट एंड ग्रेटेस्ट अटेंशन, ये ज़्यादा करीब से एक दूसरे को, स्ट्रक्चर क्या होता है, करीब से बुना हुआ होना। मस्ट बी पेड टू इट्स स्ट्रक्चर। अब देखें एक्टिविटी है, ये जिन लोगों ने देखनी है ये मैंने की हुई है, ठीक है, तो बाकी लोग वीडियो को आगे कर सकते हैं। अब ये एक वो है, एक टेक्स्ट है, उसकी समरी है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं हम, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन जो उधर दिए हुए हैं उसको समझेंगे। तो कहानी क्या है, द डेयर डिपार्टेड बाय स्टैनले हाउटन। अब इसकी समरी पहले देख लें। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द स्लेटर फैमिली, अब ये स्लेटर फैमिली है उसके इर्द गिर्द ये प्ले चलता है। हु आर मोर्निंग टू द डेथ ऑफ देयर पेट्रियार्क, उनका कोई बड़ा बुजुर्ग मर गया है, उसका वो शोक मना रहे हैं, हेनरी स्लेटर। हाउएवर, उस बंदे का नाम क्या था, हेनरी स्लेटर, जो मर गया। हाउएवर इट्स सून रिवील्ड दैट द हेनरी हैड अ सीक्रेट लाइफ, और फिर उसके मरने के बाद ये पता चलता है कि उसकी एक सीक्रेट लाइफ, उसकी राजदारी वाली लाइफ भी थी, इंक्लूडिंग अ यंग मिस्ट्रेस एंड इलिजिटिमेट चाइल्ड, कि उसकी नौकरानी के साथ उसका अफेयर था और उससे भी उसका एक बच्चा था। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द रिएक्शंस ऑफ हेनरीज डॉटर, अब उसके डॉटर्स पे, उसकी बेटियों पे बात आ जाती है। मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन, ये उनके नाम हैं। हु आर मोर कंसर्न विद मेंटेनिंग देयर सोशल स्टेटस, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी इज्जत इससे खाक में मिल जाएगी, पता चल गया लोगों के कि नौकरानी के साथ, मिस्ट्रेस के साथ इस तरह का सीन था, तो वो अपने सोशल स्टेटस को बचाने की कोशिश करते हैं। एंड इनहेरिटेंस देन जेनुअली ग्रीविंग देयर फादर्स पासिंग, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको इस चीज़ का, तो वो तो है कि उनके बाप का ये सीन था, लेकिन फिर भी वो अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उसी तरह उसके शोक मनाते हैं जिस तरह से मनाना चाहिए। अब मिसेस स्लेटर इन पर्टिकुलर, ख़ास तौर पर उसकी बीवी स्लेटर की क्या करती है, ट्राइज टू आउटशाइन हर सिस्टर बाई प्रिटेंडिंग टू बी वेल्दियर। अब ये देखें क्या करती है, ये ऐसे ही बस बहाने बनाती है, प्रिटेंड करती है कि मैं उससे ज़्यादा दौलतमंद हूँ, एंड मोर रिफाइंड, और उससे ज़्यादा अच्छी हूँ, वाइल आल्सो हाइडिंग देयर फादर सीक्रेट, और अपने बाप की राजदारी को छुपाते हुए। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब आप किसी के सामने शेखियाँ मारते हैं तो आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स छुपाते हैं। मीन वाइल मिसेस जॉर्डन इज़ मोर ओपन अबाउट हर ओन हिपोक्रेसी एंड सेल्फिशनेस। अब ये दूसरा करेक्टर आ गया जो मिसेस जॉर्डन है, ठीक है, वो क्या है, वो मोर ओपन टू हिपोक्रेसी है और सेल्फिशनेस की बात करते हैं। एज द प्ले अनफोल्ड, जैसे ही आगे प्ले चलता है, द फैमिलीज ट्रू मोटिव्स एंड द रिलेशनशिप्स आर एक्सपोज्ड। अब जाहिर सी बात है, तो कब तक झूठ छुप सकता है, रिवीलिंग अ वेब ऑफ डिसीट, कि उसमें एक धोखे का जाल होता है, स्नॉबरी एंड प्रिटी स्क्वेबल्स, द अराइवल ऑफ हेनरीज यंग मिस्ट्रेस एंड हर चाइल्ड स्पार्क्स अ कन्फ्रंटेशन,
leading to a re-evaluation of the family's values and priorities. अब इसका भी क्या हो गया, चाइल्ड स्पार्क्स अ कन्फ्रंट्रेशन, और बच्चे के साथ उसका एक कोई मसला हो जाता है, लीडिंग टू अ री-इवेल्युएशन ऑफ द फैमिलीज वैल्यूज़, और फिर फैमिली वैल्यूज़ पे बात आ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि बच्चा जब कोई बदतमीजी करता है तो क्या कहते हैं, बुजुर्गों ने इसको कुछ नहीं सिखाया। थ्रू द कैरेक्टर्स, इंटरेक्शंस एंड डायलॉग, ठीक है, अब देखें डायलॉग के थ्रू हॉटन satires the social and convention and the hypocrisies of the middle class in early 20th century in England। अब वो इंग्लैंड में बता रहा है कि कैसे मिडिल क्लास के लोग बातों के साथ किस तरह डील करते हैं सिचुएशन को। द प्लेस टाइटल द डेयर डिपार्टेड, ठीक है, उसका ये है बिकम्स एन आयरॉनिक कमेंट्री, और ये आयरॉनिक है कि वो डेयर तो नहीं होता, वो जिसकी लोग कदर करते हैं वो कदर तो के लायक तो वो नहीं होता, लेकिन उसने फिर उसको आयरॉनिक कमेंट्री द डेयर डिपार्टेड लिख दिया है कि एक शख्स जो मर के चला गया और बाद में एक्सपोज भी होता है कि उसका इलेजिटिमेट एक नाजायज़ बच्चा था अपनी नौकरानी से, तो उसको उसने डेयर डिपार्टेड के एक प्यारा इंसान चला गया। कमेंट्री ऑन फैमिलीज सुपरफिशियल ग्रीफ एंड द सेल्फ सेंटरनेट, और उसकी फैमिली क्या करती है, सुपरफिशियल ग्रीफ, और वो उससे भी ज़्यादा रोने लगते हैं कि हम बड़े रेस्पेक्टेड थे और हमारा बाप चल बसा। अल्टीमेटली द प्ले रिप्रेजेंट्स अ विटी एंड इंसाइटफुल क्रिटिक ऑफ द सोसाइटल नॉर्म, और ये प्ले जो है एक अच्छे अंदाज से क्या बताता है कि हमारे मुआशरे में कितना मुनाफ़कत है। द फ्लॉज एंड द इनसिक्योरिटीज़ ऑफ द करेक्टर वाइल encouraging द ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप, और बजाय इसके कि लोग करेज करें, वो क्या करते हैं, ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट देयर ओन वैल्यूज़ एंड, वो ये चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। अब इसी के क्वेश्चंस हैं, ज़रा देखते हैं। How does Mrs. Slater plan to outshine the Jordans? What does it reveal about the character? Mrs. Slater plans to outshine the Jordan by pretending to be wealthier than they are, revealing her characters as pretentious, snobbish and contemplative। अब ये उनको साबित कर रही है कि हम ये हरकत करके कि हम आपसे ज़्यादा अमीर हैं। Why does Mrs. Slater decide to shift to the bureau from the grandfather's room before the arrival of the Jordans? How does Henry react to the suggestion? Mrs. Slater decides to shift to the bureau to make space for the Jordans and to hide her father's secret life। ठीक है, हेनरी रिएक्ट्स विद द रिलक्टेंस एंड डिसअप्रूवल, तो वो बाप की सीक्रेट लाइफ से क्या छुपाने के लिए वो शिफ्ट होती है। What is the reason for the Jordans taking a long time to get to the house of the Slater? What does it show about the two sister attitude toward each other? The Jordan take a long time to arrive because they are arguing and bickering with each other, showing their strained and petty relationship। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ तू तकरार में लगी हुई होती है। What does Mrs. Jordan describe as a fatal mistake? What is the irony in the comment she makes on Mrs. Slater's defense? Mrs. Jordan describes Mrs. Slater's defense of their father's action as a fatal mistake। ठीक है, कि ये एक जानलेवा गलती थी, वो कहती है कि मेरे बाप की। द एर्नी लाइज एंड मिसेस जॉर्डन ओन हिपोक्रेसी, और वो भी सफाई भी वो मांगने आई हुई है जो खुद मुनाफिक है। as she is just as guilty of defending their father's secret। वो भी इसी तरह के मुनाफिक है, अगर वो बाप की बातें छुपा रहे हैं तो ये भी अपनी मुनाफिकत छुपा रही है। What change does grandfather make in his new will? What effect does it have on his daughters? Grandfather changes his will to leave the money to a young woman he has been sporting, shocking his daughters and revealing their true motives। और उसकी वो जब मरता है तो उसकी ख्वाहिश क्या ज़ाहिर होती है कि इस तरह से उसकी एक डॉटर है, पहले वो गरीब बच्चा समझ के उसको हेल्प करता रहा है और अब ये रिवील हुआ है कि वो ये सीन था। Question number 6. What are the three things that grandfather plans to do on Monday next? Grandfather plans to get married, buy a house, and start a new life with this young mistress on Monday next, symbolizing his desire for the freedom and escape from his family's hypocrisy, कि अपनी फैमिली की मुनाफकत से एक साइड पे होने के लिए। तो ये जो प्ले है ये मैंने कहीं से आर्टिकल पढ़ा है, इसमें चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं थोड़ी बहुत। अगर कोई भी
मेरा कुलीग कोई भी स्टूडेंट किसी का ये कंप्लीट पढ़ा हुआ हो तो ये स्पेशली लास्ट क्वेश्चन, तो मैं वेलकम करूँगा आइडियाज़ को, आप मुझे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। होपफुली आपके लिए चीज़ें मैंने आसान की होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।